Hello, my dear students. So finally, we have moved ahead towards the end of income tax. ओके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो मैंने उनको सारों को एक सेशन में क्लब कर लिया है. ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर दैट विल बिगिन टुडे इज अपील्स. ओके अपील करना मतलब रिक्वेस्ट करना, फरियाद करना, राइट, अपील करना. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज अपील जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यस अपील जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ओके अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या करते हैं, एक तो ऑर्डर पास करते हैं अपने अगेंस्ट, या तो पहले बात फिर लात, मतलब पहले नोटिस भेजते हैं, फिर अगर हम नहीं माने तो ऑर्डर पास करते हैं, राइट. तो उनका क्या कहना है, यू कैन नॉट डू अपील अगेंस्ट नोटिस, अपील कैन बी मेड ओनली अगेंस्ट ऑर्डर. ओके मतलब अगर आपको नोटिस भेजे तो नोटिस क्यों भेजा, इसका फरियाद आप नहीं कर सकते, इसका रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते कि आप नोटिस वापस ले लो, नहीं, नोटिस का आपका कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा. इफ दे वांट इन्फॉर्मेशन यू विल हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास नोटिस का राइट हमेशा है. ओके सो इफ यू गिव देम प्रॉपर आंसर तो वो आपको कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं, राइट. तो उनका क्या कहना है कि यू कैन डू appeal, but appeal can be made only against order, not against notice, my dear students. Okay, now there is an hierarchy, हम किसके हिसाब से कैसे जा सकते हैं. ओके सी अंडरस्टैंड, डायरेक्टली हमको किसी चीज का परमिशन चाहिए. ओके से यू आर अ ब्रदर एंड सिस्टर. ओके अगर आपको किसी चीज का परमिशन चाहिए तो क्या आप डायरेक्टली पापा के पास जाते हो, नहीं, पहले आप मम्मी के पास जाते हो, उसको पटाते हो, राइट, फिर आप पापा के पास जाते हो. देयर इज अ हायरार्की, राइट. अगर आपकी बड़ी बहन है तो आप पहले बड़ी बहन को पटाते हो, फिर वो बड़ी बहन मम्मा को पटाती है, फिर मम्मा को पटाने के बाद वो पापा के पास जाती है, right. So in the same way there is a hierarchy in which you can appeal against the orders passed by income tax authorities. Okay, say for example my dear students, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, एओ ने आपका रिटर्न ऑफ इनकम देखा, एओ के दिमाग में इतना था कि ओके पीपीटी विल पे सो मच ऑफ टैक्स, बट उसके कंपैरिजन में पीपीटी ने बहुत कम टैक्स पे किया है. तो उसने क्या किया, उसने असेसमेंट ओपन किया और उसने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर कर दी. ओके मतलब मेरे से टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट सारा वसूल कर लिया. ओके अब असेसी पीपीटी को क्या हुआ, पीपीटी को बड़ा गम हुआ. ओके पीपीटी ने बोला इतने मुश्किल से तो मैंने पहले टैक्स का लेक्चर खत्म किया, फिर इनकम अर्न किया, फिर अब इधर मगजमारी स्टार्ट हो गई, राइट. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, ओके सो व्हाट डिड PPT2. ओके सबसे पहला ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स, हायरार्की, सबसे पहले ऑर्डर कौन पास करता है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज माय डियर स्टूडेंट्स. ए ओके असेसिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज माय डियर स्टूडेंट्स. अगर उन्होंने सी अंडरस्टैंड, अगर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज ने माय डियर स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर पास करी है, ओके तो इसके अगेंस्ट आप किसके पास जा सकते हो, इसके अगेंस्ट आप जा सकते हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास, आप अपील कर सकते हो, या CITA के पास. CITA मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, आप उनके पास जा सकते हो, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जाते हो. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास आप कब जा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस इफ यू आर अ फॉरेन असेसी, और अगर आपका इंक्रीज इन इनकम किया है या आपके लॉसेस रिड्यूस किया है तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जा सकते हो, DRP के पास. ओके और अगर आप कोई अदर असेसी हो, इफ यू आर नॉट अ फॉरेन असेसी, इफ यू आर अ रेसिडेंट असेसी, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंक्रीज इन इनकम और रिडक्शन ऑफ लॉसेस है तो सिर्फ आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जा सकते हो. अगर आप इस कैटेगरी में कवर नहीं होते तो आप जाओगे CIT अपील्स के पास. लेट्स रिपीट. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास कौन जा सकता है, एक तो फॉरेन असेसी, और जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के साथ क्या किया है, इंक्रीज इन इनकम या रिडक्शन ऑफ लॉसेस किया है. क्या किया है, इंक्रीज इन इनकम या रिडक्शन ऑफ लॉस किया है, तो आप DRP के पास जा सकते हो. ऑल अदर ग्रीवेंसेस, ऑल अदर अपील्स विल बी हैंडल्ड बाय CITA. ओके अब AO ने अगर ऑर्डर पास किया और अगर आपको CITA के पास जाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितने दिन का वक्त है, यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 30 days.
आप 30 डेज तक किसके पास जा सकते हो, एओ ने जो ऑर्डर पास किया है, ओके, आप कितने दिनों तक सीआईटीए के पास जा सकते हो, तो आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है। विद इन 30 डेज आपको अपील करना पड़ेगा सीआईटीए को, सीआईटी अपील्स को। ओके, व्हाट इज द फॉर्म नंबर, what is the form number my dear students? The form number is form number 35 my dear students, form number 35। और अपील करने के कुछ फीस है my dear students, अपील करने के कुछ फीस है। ओके, what are the fees, what are the fees? ओके, आप जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, ओके, उसमें अगर असेस्ड इनकम my dear students अप टू 1 लाख है, ओके, इफ असेस्ड इनकम my dear students इज अप टू 1 लाख तो फीस है 250। ओके, अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम है, ओके, बट अप टू 2 lakhs देन फीस आर माय डियर स्टूडेंट्स 500 एंड इफ असेस्ड इनकम इज मोर देन 2 लाख माय डियर स्टूडेंट्स फीस आर 1000। क्या ये याद रखना जरूरी है? एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली यस। रिसेंट अमेंडमेंट्स है, ओके, रिसेंट अमेंडमेंट्स है, इसलिए मैं आपको शांति से सब कुछ लिखवा के दे रही हूँ। ओके, यस, ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हाथ के मार्क्स है क्या इसमें? डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। ओके, विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एओ ने, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज ने कुछ ऑर्डर पास करी और असेसी को वो ऑर्डर पसंद नहीं है, इट इज प्रिजुडिशियल टू असेसी। ओके, तो आपको देखना है कि असेसी कौन है। अगर असेसी फॉरेन असेसी है और अगर उसका इनकम बढ़ाया है या लॉस कम किया है तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जा सकता है। अगर अदर असेसी है, अगर अदर असेसी है और उसका पॉइंट ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड है और अगर वहां पे उसका इनकम इंक्रीज किया है या लॉसेस रिड्यूस किया है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस वो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जा सकता है। इन दो असेसीज के साथ को छोड़ के अगर कोई भी अदर असेसी होगा तो वो किसके पास जाएगा? सीआईटीए के पास जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट? How much is the time limit which is available to you? Okay, the time limit which is available to you is 30 days my dear students। अगर एओ ने ऑर्डर पास किया तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको सीआईटीए के पास जाना है। कौन से फॉर्म भरना है? फॉर्म नंबर 35 में भरना है और फीस उसके साथ देनी है। व्हाट आर द फीस? द फीस आर, अगर आपका असेस्ड इनकम अप टू 1 लाख है तो 250 रुपीज, अगर 2 लाख है, 1 लाख से ज्यादा अप टू 2 लाख है तो 500, मोर देन 2 लाख है तो 1000 रुपीज माय डियर स्टूडेंट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सीआईटीए के पास टाइम लिमिट कितना है? ओके, सीआईटीए के पास टाइम लिमिट कितना है फॉर पासिंग ऑर्डर? सीआईटीए के पास टाइम लिमिट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स फॉर पासिंग ऑर्डर? टाइम लिमिट इज 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर सीआईटीए को उसका ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब उसका जवाब देना पड़ेगा कि ओके असेसी के फेवर में है कि डिपार्टमेंट के फेवर में है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? सो कम ऑन वंस अगेन, एओ ने ऑर्डर पास किया, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज ने ऑर्डर पास किया, फॉरेन असेसी है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड है, गो टू डीआरपी। अदर ऑर्डर्स है, गो टू सीआईटीए। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। फॉर्म नंबर 35 भरो, फीस पे करो 250, 500, 1000। ओके, 1 लाख, 2 लाख, मोर देन 2 लाख। ओके, टाइम लिमिट सीआईटीए के पास कितना वक्त है? वक्त कितना है उनके हाथ में? 1 साल का वक्त है। 1 साल का वक्त है, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, यस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सीआईटीए ने, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल ने क्या किया? ऑर्डर दे दिया। और अगर ये ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ऑर्डर असेसी के फेवर में नहीं है तो असेसी रुक नहीं सकता। असेसी के पास कौन है? आईटीएटी है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, उसके पास कितने दिन है? यहाँ पे उसके पास 30 दिन थे, यहाँ पे उसके पास 60 दिन है। 60 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है? सीआईटीए के ऑर्डर के अगेंस्ट या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है। किसके पास? आईटीएटी के पास जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कहां पे जाएगा? आईटीएटी के पास जाएगा। ओके, देन माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव फॉर्म नंबर। अगर आप आईटीएटी के पास जा रहे हो अपील करके तो आपका फॉर्म नंबर कौन सा है? 36। डू यू हैव टू फाइल फीस? एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स, फीस आर ऑल्सो एप्लीकेबल। क्या है फीस? अगर आपकी असेस्ड इनकम अप टू 1 लाख है देन द फीस आर 500। ओके, अगर इफ योर असेस्ड इनकम माय डियर स्टूडेंट्स, इफ योर असेस्ड इनकम इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 2 लाख,
Okay, then 1500. But if your assessed income is more than 2 lakh, my dear students, तो क्या बोला है उन्होंने, तो क्या बोला है 1% of income or 10,000 whichever is lower, 1% of assessed income or 10,000 whichever is lower will be your fees, my dear students. 10,000 whichever is lower. Clear? अब टाइम लिमिट ITAT के पास टाइम लिमिट कितना है फॉर पासिंग ऑर्डर, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर, वक्त कितना है ITAT के पास माय डियर स्टूडेंट्स, उनके पास वक्त है 4 साल का, 4 years का. ओके, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर. इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके हाथ के मार्क्स है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी मार्क्स हियर. ओके, यस. तो AO या सबऑर्डिनेट ऑफिसर कोई ऑर्डर पास किया एसएससी के अगेंस्ट है, एसओसी रोता जाएगा CITA के पास. ओके, अगर फॉरेन एसएससी है, TP रिपोर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड है तो वो जाएगा DRP के पास. 30 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर 35 फीस 1 लाख 2 लाख मोर देन 2 लाख 250 500 1000. टाइम लिमिट, वक्त कितना है CITA के पास, 1 साल का वक्त है. ओके, फिर इसने ऑर्डर पास किया, दत्त तेरे की, इसने भी एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, PBT के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, PBT अब किसके पास जाएगी, PBT जाएगी ITAT के पास. ITAT के पास वक्त कितना है 60 दिन. 60 दिन. फॉर्म नंबर 36, पहले 35, अब अगले लेवल पे फॉर्म 36. फीस 1 लाख 2 लाख मोर देन 2 लाख 500 1500 1% ऑफ इनकम और 10,000 विच एवर इज लोअर. टाइम लिमिट, वक्त कितना है ITAT के पास 4 साल. ओके, अब मानो माय डियर स्टूडेंट्स, ITAT ने भी ऑर्डर पास किया PBT के अगेंस्ट, उसने हार नहीं मानी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हाई कोर्ट के पास गई. और अगर हाई कोर्ट ने भी PBT के अगेंस्ट हार मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई. और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी PBT की बात नहीं मानी तो उसको रुक जाना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इज द फाइनल जजमेंट. यू कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब आपका अगला सवाल, मैम यहाँ पे तो फॉर्म 35 फॉर्म 36 है, बट यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देर आर नो फॉर्म्स माय डियर स्टूडेंट्स. मेमोरेंडम्स हैव टू बी फाइल्ड. मेमोरेंडम्स हैव टू बी फाइल्ड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, क्लियर एवरीवन. ओके, यस, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट. अब आगे सपोज माय डियर स्टूडेंट्स CIT ने ऑर्डर पास करी है, मतलब अपना ओरिजिनेशन अगर CIT से हुआ है तो CIT कभी नीचे नहीं जाएगी. CIT हायर अथॉरिटीज, आप हायर अथॉरिटीज के पास ही अपील कर सकते हो. मतलब CIT ने अगर ऑर्डर पास किया तो आप सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के अंडर अपील नहीं कर सकते. CIT के ऊपर कौन बैठा है, हु इज द बॉस, ITAT, उसके पास आप अपील करोगे, वहां पे भी 60 डेज का टाइम लिमिट, एवरीथिंग रिमेन्स सेम. ओके, यस. अब आगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब CIT, ओके, AO ने ऑर्डर पास किया. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. AO ने ऑर्डर पास किया कि AO ने बोला कि यहाँ पे एसएससी मासूम है, PBT मासूम है, और डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से गलत कंप्यूटेशन किया टैक्स लायबिलिटी का. मतलब अगर AO ने इन फेवर ऑफ एसएससी ऑर्डर पास करी एंड अगेंस्ट डिपार्टमेंट पास करी तो डिपार्टमेंट ने चश्मा नीचे किया. डिपार्टमेंट ने चश्मा नीचे करके AO के पास देखते हुए कहा कि AO तेरी हिम्मत कैसे हुई, दिखा, बेस दिखा, तूने हमको झूठा करार किया, दिखा, व्हाट आर योर बेस ऑफ कैलकुलेशन. ओके, अगर हायर अथॉरिटीज को लगा कि हाँ AO ठीक है तो AO बच गया. अगर हायर अथॉरिटीज को लगा कि नहीं AO का असेसमेंट गलत है और PBT से टैक्स हमको इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल करना ही है, तो फिर यहाँ पे इफ ऑर्डर पास्ड बाय AO इज एरोनियस और प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो मतलब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, AO के अगेंस्ट अगर डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज भिड़ गए तो वो कहाँ पे जाएंगे, CIT-R के पास जाएंगे, CIT रिवीजन के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन के पास जाएंगे. ओके, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन के पास जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. डू यू गेट इट? ओके, यस. नाउ अहेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, next point that is very important from MCQ's point of view. Now there is question of law and question of fact. Okay, what do you mean by question of fact? Question of fact मतलब क्या, आपके पास कुछ proofs है, कुछ circumstantial evidences है, उसके behalf पे आपको decision लेना है. और question of law मतलब क्या,
इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ इशू है. ओके, दैट इज अ कोर कॉन्सेप्ट. बट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज नॉट अ कोर कॉन्सेप्ट, इट इज सर्कमस्टेंशियल. करेक्ट. उसके एविडेंसेस के हिसाब से, प्रूफ्स के हिसाब से अगर आपको डिसीजन लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस उस पर डिसीजन किसको लेना है? आईटीएटी और सीआईटीए को. फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास मत जाओ, उनके पास उनका वक्त अनमोल है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स डील्स ओनली विद क्वेश्चन ऑफ लॉ, डील ओनली विद क्वेश्चन ऑफ लॉ. और ये जो अथॉरिटीज है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये जो अथॉरिटीज है दे में डील विद क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ओके, मतलब अगर सवाल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का रहा, ओके, तो आपको आईटीएटी की बात माननी पड़ेगी. इज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्योंकि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके नहीं जा सकते, उनके पास सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स. क्लियर? क्लियर एवरीवन? इज एनीथिंग डिफिकल्ट हियर? एनीथिंग डिफिकल्ट? बिल्कुल भी नहीं. ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपका चैप्टर एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड. अगर एओ ने ऑर्डर पास की एसएससी के खिलाफ, पीबीटी के खिलाफ, तो पीबीटी किसके पास जाएगी? अगर फॉरेन एसएससी है या ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट से रिलेटेड है तो डीआरपी के पास जाएगी. ओके, अगर अदर ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो जाएगी सीआईटीए के पास. ओके, कितने वक्त के अंदर? उसके पास कितना टाइम है? 30 दिन. दौड़ते दौड़ते 30 दिन में जाएगी, फॉर्म नंबर 35 भर के, फीस लेके 1 लाख, 2 लाख, मोर देन 2 लाख, 250, 500, 1000. ओके, सीआईटीए के पास कितना वक्त है ऑर्डर पास करने के लिए? 1 साल का. अगर 1 साल के अंदर उन्होंने ऑर्डर पास की तो वैलिड. ओके, अगर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, अब पीबीटी के अगेंस्ट ऑर्डर पास करी, तो पीबीटी रोते रोते किसके पास जाएगी? आईटीएटी के पास जाएगी. आईटीएटी का अपील करेगी कि देखो इन्होंने मुझे गुनहगार करार किया है, मुझसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी मांग रहे हैं, बट मैं मासूम हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, तो रोते रोते मैं आईटीएटी के पास जाऊंगी. कितना टाइम लिमिट है? 60 डेज. फॉर्म नंबर 36. फीस 1 लाख, 2 लाख, मोर देन 2 लाख, 500, 1500, 1% और 10,000 विच एवर इज लोअर. वक्त कितना है आईटीएटी के पास? 4 साल. ओके, 4 साल में उन्होंने ऑर्डर पास किया और 4 साल में फिर से पीबीटी के अगेंस्ट, पीबीटी ने हार नहीं मानी, पीबीटी गई हाईकोर्ट के पास. हाईकोर्ट के पास जाने के लिए उसके पास वक्त कितना है? 120 डेज माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, आई मिस दिस पॉइंट. कितना टाइम पीरियड है? 120 डेज. और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए 90 डेज. सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स 90 डेज. ओके, कितने दिन है? 90 डेज. ठीक है. ओके, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास देयर आर नो फॉर्म्स, देयर आर ओनली मेमोरेंडम्स. ओके, यस. अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डील्स ओनली विद क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जो नीचे की अथॉरिटीज है, ओके, दे डील विद क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इसका मतलब अगर आपका पॉइंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है तो आईटीएटी इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. उसने जो ऑर्डर पास किया ऑन रिलेशन टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दैट विल बी फुल एंड फाइनल. ओके, यस, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते. ओके, और अगर एओ ने ऑर्डर पास किया अगेंस्ट डिपार्टमेंट, मतलब पीबीटी खुश, डिपार्टमेंट नाराज, तो डिपार्टमेंट क्या करेगी? डिपार्टमेंट एओ को पकड़ेगी और एओ को बोलेगी चल तेरा बेस निकाल. क्या कैलकुलेशन पे, किस बेस पे आपने डिपार्टमेंट को झूठा करार किया है, डिपार्टमेंट को गलत करार किया है, ये आप बताओ. अगर हायर अथॉरिटीज सेटिस्फाई हो गए एओ के कैलकुलेशन में तो ठीक, अगर नहीं हुए, अगर उनको लगा कि एओ गलत है, तो वो सीआईटीआर के पास जाएंगे. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Okay, so this is all about appeal my dear students. This is all about the chapter appeal. ये डायग्राम अगर आप अच्छे से कर लो तो nothing remains my dear students. Okay, मैंने सब पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर ली है. Okay, तो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है क्विकली आप नोट डाउन कर लीजिए and then we will go to another हल्का फुल्का चैप्टर. Okay, yes my dear students, I think I'll just go off the screen ताकि आपको सब कुछ ठीक से दिख जाएगा. Okay my dear students, yes.
डन माय डियर स्टूडेंट्स? डन एवरीवन? Okay. Yes. Okay, my dear students. So this is all about appeal. Okay. Let's go to the next chapter. Next easy chapter, agricultural income, my dear students. एग्रीकल्चरल इनकम बहुत सीधा साधा सिंपल सा चैप्टर है. ओके, एग्रीकल्चरल इनकम. सी अंडरस्टैंड, एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, एग्रीकल्चरल इनकम विच इज अर्नड इन इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट. is absolutely exempt. Okay, yes. आगे, what is the meaning of agricultural income? Any rent or revenue from land which is situated in India and used for agricultural purposes. अगर कोई लैंड है उस पर आपने एग्रीकल्चर किया, ओके, उससे आपने खुद एग्रीकल्चर किया और खुद इनकम जनरेट किया, देन इट इज नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम. अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड है उस पर एग्रीकल्चर हो रहा है बट आपने वो रेंट पे दिए और अगर कोई और एग्रीकल्चर करता है उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल पीबीटी ने मिस्टर ए को वो लैंड दे दी और अगर मिस्टर ए उस पर एग्रीकल्चर करता है तो जो रेंट मुझे मिल रहा है इट विल बी टैक्सेबल एज, इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. आगे, any income derived from such land by agricultural operations including the performance by a cultivator or receiver of rent in kind any process ordinarily employed so as to render the produce raised or received by him. मतलब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तैयार कर रहे हो, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो लैंड पे, उससे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो कर रहे हो और फिर ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप क्या सेल कर रहे हो आगे, देन दैट इनकम वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम. Okay, any income derived from building if following conditions are satisfied. The building should be situated or in the immediate vicinity of agricultural land. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है. अगर आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम जहाँ खेती करते हैं ना वहाँ पे एक छोटा सा गोडाउन रहता है या वहाँ पे एक फार्मर के लिए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे रहने के लिए जगह करते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड्स क्या सिटी के बीच में नहीं होते, राइट, दे आर फार अवे फ्रॉम द सिटी, बराबर है, और उनका देख रेख करना पड़ता है. वाई? बिकॉज देर आर एनिमल्स ट्रॉलिंग इन द फार्म्स, देन दे आर बर्ड्स विच हार्म द प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट्स. तो कंटिन्यूसली कोई तो देख रेख करने के लिए रहता है, राइट. तो वहाँ पे ऐसी कोई बिल्डिंग है और अगर ऐसी कोई बिल्डिंग से, ओके, इट शुड बी इन द विसिनिटी, मतलब नियर बाय, इट शुड बी नियर बाय और इट शुड बी सिचुएटेड इन द लैंड. तो इससे अगर कोई आपको इनकम हो रहा है, ओके, यहाँ पे आपने किसी फार्मर को रेंट पे दिया है और वो फार्मर यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस ये जो रेंटल इनकम आएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर agricultural income. It will be considered as agricultural income. If it is occupied by cultivator or receiver, okay, conditions क्या है कि ये बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, in the vicinity of agricultural land. इसको कल्टीवेटर नो जो यहाँ पे उगा रहा है, जो काम कर रहा है इस खेती में, उसको दिया है. दूसरा, उसका आइदर वो खुद वहाँ पे रहता है या स्टोर की जगह, स्टोर के जैसे अगर उसको यूज कर रहा है. द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट एज, और द लैंड इज सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया. ओके, देन इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, in that case if the building is used for any purpose other than, अगर इन पर्पजेस के लिए अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल किए तो एग्री इनकम. ओके, अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, ओके, देन फॉर एग्जांपल इफ इट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल, बिजनेस और मैरिज पर्पजेस, देन रेंटल इनकम विल नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम. क्लियर? ओके, आगे, अगर आप नर्सरी ग्रो करते हो, सी एग्रीकल्चर मतलब अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, खेती होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, उस पर बहुत सारा खेती है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है. बट उन्होंने स्पेशली यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी नर्सरी है, इवन दो कि आप लैंड पे परफॉर्म नहीं कर रहे, यू आर परफॉर्मिंग इनटू सोल डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स, ओके, तो वहाँ पे सैपलिंग्स और सीडलिंग्स विच आर ग्रोन इन नर्सरी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम. क्लियर? क्लियर? वेरी 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 सिंपल. ओके, वेरी सिंपल चैप्टर. अब आगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज कॉस्ट टू क्रॉप कल्टिवेटेड. अगर आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर वो डैमेज हो गया तो जो कॉम्पेंसेशन आया एग्रीकल्चरल इनकम. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्लावर्स, ग्रास, कमर्शियल क्रॉप्स, टोबैको, बैम्बूज एंड कल्टिवेटेड एंड ग्रोन बाय असेसी. असेसी ने कल्टिवेट किया है, ग्रोन किया है, तो इट इज एग्रीकल्चरल इनकम. इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स are also agricultural income. Okay, yes, आगे
नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन। ओके, अगर रिसीट्स फ्रॉम शूटिंग ऑफ टीवी सीरियल इन अ फार्म हाउस, ओके, आपके वहाँ पे क्या है, आपका लैंड है, लैंड में आपने फार्म हाउस बनाया है, वो किसके लिए, फार्मर के लिए, बट आपने वहाँ पे किसी को शूटिंग करने के लिए परमिशन दे दी, तो वहाँ पे जो इनकम आएगा, रेंटल रिसीट्स जो आएगा, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इवन इफ एम्प्लॉयर इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब क्या, अगर मैं पीपीटी क्या खेती बाड़ी का काम कर रही हूँ, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रही हूँ, और मेरे अंडर अगर मैंने किसी को एम्प्लॉय किया है तो उसको सैलरी पे करती हूँ, तो उसके हाथ में वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, मेरे हाथ में वो एग्रीकल्चरल इनकम है सिर्फ। उसका इनकम जो है, उसका सैलरी विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। आगे, परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इवन इफ द कंपनी इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ओके, कंपनी है, अगर कंपनी ऐसा कोई खेती बाड़ी का काम कर रही है और कंपनी को क्या है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई क्या होना है, कमीशन मिल रहा है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। अब सवाल क्या आया, ये नेट प्रॉफिट एग्रीकल्चरल इनकम से है, इसलिए ये कमीशन भी एग्रीकल्चरल इनकम है? नो, this commission will not be treated as agricultural income because it again becomes second generation, not first generation. Next, dividend received by shareholder from a company engaged in agricultural activities, it is non-agricultural income. Income from sale of trees, flowers, grass, etc. of spontaneous growth. ओके, मतलब आप हाइब्रिड कुछ कर रहे हो तो वहां पे नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम डेयरी बिजनेस नॉन एग्रीकल्चरल, पोल्ट्री फार्मिंग, चीज मेकिंग नॉन एग्रीकल्चरल, सेल ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने वहां पे ट्यूबवेल किया है और उसका पानी आप लोगों को यूज करने के लिए देते हो और उसके चार्जेस अगर लेते हो तो इट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ब्रिक मेकिंग नॉन एग्रीकल्चरल, सॉल्ट मेकिंग नॉन एग्रीकल्चरल, सेल ऑफ पेट्रोल, स्टोन, मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, आपके एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आपने एक्सट्रैक्ट किया है फिर भी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। रॉयल्टी फ्रॉम माइंस, फिशरीज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ऑल इज माय डियर स्टूडेंट्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब आगे ओके, एग्रीकल्चरल इनकम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब वो कौन से हेड के हिसाब से आप कंप्यूट करोगे, ओके, कौन से हेड के हिसाब से आप कंप्यूट करोगे, उनका क्या कहना है, एग्रीकल्चरल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, एनी रेंट और रेवेन्यू विच इज डिराइव फ्रॉम लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, अब लैंड इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, राइट, तो इट विल बी कवर्ड। ये आप IOS के हिसाब से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से आप रूल्स अप्लाई करोगे और इसका इनकम कंप्यूट करोगे और ये इनकम आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपने कोई इनकम यहाँ पे डिराइव की है, मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस खुद किए हैं, फिर इनकम आपने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया है, फिर उसको मार्केट में बेचा है, तो आप यहाँ पे PGBP के रूल्स अप्लाई करोगे, इनकम कंप्यूट करोगे और उसका एग्जेम्पशन ले लोगे। ओके, अगर इनकम बिल्डिंग से डिराइव हुई है तो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है, तो यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स अप्लीकेबल करोगे, इनकम कंप्यूट करोगे और उसका एग्जेम्पशन ले लोगे। और अगर सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, अगर सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन होगा तो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स हियर हम लोग इसको PGBP में कंसिडर कर लेंगे, PGBP के रूल्स अब अप्लाई कर लेंगे। ओके, यस, एक्चुअली नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट जस्ट मुझे लगा कि इट शुड बी एक्सप्लेन टू यू। अब आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब कोई जो है ना, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं which are a combination of agriculture and non-agriculture. For example, my dear students, okay, sugar cane, okay, sugar ले लो, okay, tea ले लो, okay, now tea, मेकिंग ऑफ टी, ग्रोइंग ऑफ टी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बनता है, डायरेक्टली टी नहीं बनता, डायरेक्टली टी ग्रो नहीं होता, पहले टी लीव्स ग्रो होते हैं। सो ग्रोइंग ऑफ टी लीव्स इज एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, बट टी लीव्स को प्रोसेस किया जाता है और दे आर कन्वर्टेड इनटू टी, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स नॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल कॉफी पहले क्या होता है, कॉफी बीन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उन बीन्स को क्या किया जाता है, दे आर ग्रोन, दे आर क्योर्ड, राइट, दे आर रोस्टेड, दे आर ग्राउंडेड इनटू फाइन कॉफी, करेक्ट, फिर उसके ऊपर क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इन द सेम वे नेक्स्ट
रबर का भी सेम होता है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो इट इज व्हाट, इट इज फर्दर प्रोसेस. ओके, सो हियर देयर आर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आल्सो एंड देयर आर नॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं. ओके, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट माय डियर स्टूडेंट्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट, रादर इम्पॉसिबल, कि कितना आपने एक्सपेंसेस एग्रीकल्चरल किया है, कितना आपने, आपका इनकम एग्रीकल्चर से कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना है और नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितना है. क्योंकि आप मार्केट में जब बेचने जाओगे तो आप टी बेचोगे, कॉफी बेचोगे, रबर बेचोगे, राइट, शुगर बेचोगे, राइट, राइट. सो हियर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज डिसाइड कर दिया है. ओके, ओके, अंडर रूल 8, अंडर रूल 8 my dear students, if you are into business of growing and manufacturing, if you are only doing trade of tea, तो वो तो पीजीबीपी में आ गया. अगर आप टी लीव्स ग्रो करते हो, उसको टी में कन्वर्ट करते हो, टी का पाउडर में, और अगर आप वो बेचते हो माय डियर स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस आपका टैक्सेबल पोर्शन, मतलब बिजनेस इनकम पीजीबीपी में 60% आ जाएगा और 40% विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. ओके, मतलब आपने कितना इनकम, कितना एक्सपेंस इनकर किया है बिजनेस पे, कितना एग्रीकल्चर पे, हम कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, आपका टोटल इनकम लेंगे, उसको बाइफरकेट कर देंगे. 60% टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, 40% एग्जेम्प्ट अंडर एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, अगर कॉफी में हो सो रूल 7A इज एप्लीकेबल, सॉरी 7B, 7A एप्लीकेबल है रबर को. 7B क्या बोलता है, अगर आपने कॉफी ग्रो की है और उसको सिर्फ क्योर किया है, वहां तक आप रुक गए, तो 75% पीजीबीपी इनकम, 25% एग्रीकल्चरल इनकम. अगर आपने कॉफी को ग्रो किया है, क्योर किया है, रोस्ट किया है, रोस्ट करने के बाद उसको ग्राउंड किया है, उसके साथ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट डाला है, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया है, एंड नाउ यू आर सेलिंग इट एज ब्रू कॉफी, नेस्कैफे, राइट. इन दैट केस 60% पीजीबीपी एंड 40% एग्रीकल्चरल इनकम, इट विल बी व्हाट, इट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर. अगर आप रबर में हो तो रूल 7B क्या बोलता है, रूल 7A क्या बोलता है, रबर के लिए रूल 7A. ओके, तो 65% पीजीबीपी पोर्शन टैक्सेबल, 35% एग्रीकल्चरल पोर्शन एग्जेम्प्ट. ओके, आपको सिर्फ ये परसेंटेजेस याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, आई रिपीट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, टी से रिलेटेड अगर आपका इनकम होगा तो टैक्सेबल 60%, एग्जेम्प्ट 40%. कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 75%, 25%. कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड 60%, 40%. रबर 65%, 35%. ओके, अगर टी, कॉफी, रबर छोड़ के, ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर, सो पहले ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो, राइट. अगर आप ऐसा कंबाइंड ऑपरेशंस का आप अगर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर करते हो तो कितना पीजीबीपी में हो जाएगा, आपने शुगर कितने में बेचा, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर माइनस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को, शुगर केन ग्रो करने के लिए आपको कितना खर्चा आया वो लेस हो जाएगा. ओके, और बाकी आपको पीजीबीपी में वो टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, एंड हाउ मच विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जेम्प्ट, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू. ओके, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू. आपने कितने में बेचा नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर देखेंगे, और आपने एक्चुअली कितने में बेचा है और उसका मार्केट वैल्यू का डिफरेंस विल बी व्हाट, इट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम. मतलब क्या, आपने कॉस्ट इनकर किया एग्रीकल्चर पे. ओके, फिर इसको आपने क्या किया, इसको आपने सेल कर दिया. तो उनका क्या कहना है, यहाँ पे बाइफरकेट करो, मार्केट वैल्यू कितना है देखो. ओके, अब यहाँ पे कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू विल बी पीजीबीपी इनकम. ओके, एंड मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल प्राइस विल बी एग्री इनकम. दिस विल बी एग्जेम्प्ट, दिस विल बी टैक्सेबल. सिंपल एंड स्वीट. क्लियर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. अब आगे, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट बट एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन इज ऑलवेज टैक्सेबल माय डियर स्टूडेंट्स. आगे, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन इनकम टैक्स. The agricultural income is exempted under section 10(1). Hence, agricultural income shall not be included in gross total income. Okay. But my dear students, listen to me very carefully. But my dear students, अगर आप individual HUF, AOP, BOI, AJP हो, okay, अगर आप my dear students, if you are individual HUF,
AOP, BOI, AJP हो, और आपको क्या हो रहा है, आपका इनकम एग्री इनकम, आपको थोड़ा एग्री इनकम प्लस भी है और थोड़ा नॉन एग्री इनकम भी है, थोड़ा एग्री इनकम भी है और थोड़ा नॉन एग्री इनकम भी है। ओके, और ये जो एग्री इनकम है ना, ये एग्री इनकम इज मोर देन ₹5,000। ओके, और ये नॉन एग्री इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ओके, मतलब उनका क्या कहना है कि इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI है, उनको दोनों इनकम्स मिल रहे हैं और उनका एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्री इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इन शॉर्ट क्या होगा, सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्या आता है, एग्री इनकम एग्जेम्प्ट है, तो हम नॉन एग्री इनकम के पास देखते हैं। तो नॉन एग्री इनकम के पास देखो, अगर नॉन एग्री इनकम आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टैक्स आ जाएगा। राइट, अब आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एग्री इनकम के पास देखो, अगर एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा है देन यू विल बी कवर्ड अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, यू आर कवर्ड अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन scheme, my dear students. What is partial integration scheme? Very, very, very easy. Okay, very, very, very easy. What is partial integration scheme, my dear students? Listen to me very carefully. Okay, partial integration scheme क्या बोलता है? Okay, कि आप क्या करो, you find out tax on your 100% income. Okay, मतलब आप क्या करो, tax on 100% income. मतलब क्या एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम, एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम में आप क्या कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट करो। आप एग्री इनकम और नॉन एग्री इनकम 100% इनकम पे माय डियर स्टूडेंट्स आप टैक्स कंप्यूट करो और इसमें से लेस करो, इसमें से लेस क्या करो, ओके, इसमें से लेस करो एग्जेम्प्ट इनकम। अब एग्जेम्प्ट इनकम क्या होता है, ओके, आपने यहाँ पे 100% इनकम लिया, अब कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम। अब यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जेम्प्ट इनकम एक तो है एग्री इनकम, ये एग्जेम्प्ट है, प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, नॉन टैक्सेबल है, उस पर टैक्स नहीं आता, सो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करो। ओके, और अब जो टैक्स बचेगा, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी, दिस इज नथिंग बट पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। ओके, आप पहले टैक्स ऑन 100% इनकम कैलकुलेट करो, उसमें से टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दो, तो जो बचेगा दैट इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी। लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑन पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम माय डियर स्टूडेंट्स। से एग्जांपल, ओके, एग्जाम्पल में माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, सबसे पहले एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। अगर कंपनी होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म होगा, अगर LLP होगा तो पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम में कवर्ड नहीं है। ओके, तो एसएससी मानो इंडिविजुअल है, ओके, और इस इंडिविजुअल को माय डियर स्टूडेंट्स, इस इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड, देयर इज एग्री प्लस नॉन एग्री इनकम, ओके, और टोटल इनकम मानो कितना है, 6 लाख। टोटल इनकम मानो कितना है, 6 लाख, ओके, और उसका एग्री इनकम, उसमें उसका एग्री इनकम कितना है, मानो एग्री इनकम इज 4 लाख, ओके, उसका टोटल इनकम 6 लाख है और उसका एग्री इनकम 4 लाख है। अब इंडिविजुअल है। कंडीशन 2, क्या एग्री प्लस नॉन एग्री इनकम है। कंडीशन 3, क्या नॉन एग्री इनकम जिसपे हमको टैक्स कंप्यूट करना है, क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट, क्या एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम माय डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। सो व्हाट इज स्टेप 1 अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम, फाइंड आउट टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम एग्री और नॉन एग्री इनकम कितना है, 6 लाख, सो फाइंड आउट टैक्स ऑन 6 लाख माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी हाउ मच विल बी टैक्स ऑन 6 लाख। इंडिविजुअल, सो 2,50,000 का लिमिट, सो 2,50,000 पे तो टैक्स नहीं आएगा, 2,50,000 माइनस 5 लाख, ओके, 2,50,000 पे 5% मेमोरी प्लस, राइट, फिर 6 लाख माइनस 5 लाख पे कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 20%, ओके, मेमोरी प्लस। सो मेमोरी रिकॉल करती हो तो टैक्स कितना आता है, हाउ मच इज द टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ गलती करी क्या मैंने, डिड आई डू एनी मिस्टेक, 1 मिनट, अपने को
एग्री और नॉन एग्री इनकम, हाँ, तो क्या आपका इनकम, क्या आपका टैक्स लायबिलिटी 32,500 आया माय डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस और नो? कम ऑन, कैलकुलेट कैलकुलेट, आई एम वेटिंग. Yes, 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 I'm waiting for answers. Come on. Okay, कितना आया? Nobody? Nobody? It is 32,500. सबकी बैटरी लो है लगता है आज. नो प्रॉब्लम. ओके, यस, इसमें से लेस हो जाएगा टैक्स ऑन, इसमें से लेस हो जाएगा टैक्स ऑन व्हाट? एग्जेम्प्ट इनकम. एग्जेम्प्ट इनकम कितना है? ओके, अपना एग्री इनकम कितना है? 4 लाख. तो 4 लाख मैंने एग्री इनकम ले लिया, राइट, और उसके साथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट इज, राइट इट इन अ बिट स्मॉलर राइटिंग. सो 4 लाख प्लस 2,50,000. ओके, यस, तो कितना आ गया? सो 6,50,000 माय डियर स्टूडेंट्स. कितना आ गया टैक्स? यस माय डियर स्टूडेंट्स, 42,500. ओके ओके, सो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी. ओके ओके, अब ये हम स्विच करते हैं, से एग्री इनकम 2 लाख होगा. अगर आपका एग्री इनकम 2 लाख होता है तो 2 लाख प्लस 2,50,000, 4,50,000. 4,50,000 पे टैक्स कितना होता है? ओके, इट विल बी 4,50,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5%. इट कम्स टू 10,000. 10,000. So 32,500 minus 10,000, it will be 22,500. Clear, my dear students? So this is nothing but partial integration scheme. Okay? Yes, my dear students. Please quickly take this down in your books. Come on. First. I'm sorry. Okay, my dear students. Yes, my dear students. Let's move ahead further. Okay, a very, 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 very simple and a small chapter remains, that is alternate minimum tax. Okay, alternate minimum tax, AMT, my dear students. Yes. Okay, my dear students. Alternate minimum tax. Okay, alternate minimum tax. Now, my dear students, this alternate minimum tax is covered under section 115 JC to 115 JF. Okay, अब applicability देखो, हाँ. Okay, अब applicability देखो. Okay, अब my dear students, let's make it very simple. Okay, अगर any person, okay, person under income tax act covers which categories? अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक्चुअली इंडिविजुअल के साथ हमेशा कौन होता है? HUF, AOP, BOI, HUF, AOP, BOI,
एंड एजेपी, राइट। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हमेशा होता है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, और लास्ट कैटेगरी में होता है कंपनी। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, this very concept, my dear students, of AMT, alternate minimum tax, is not applicable to company. It is not applicable to कंपनी, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि कंपनी पे मैट होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ओके, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ओके, इट्स ओनली अ शफल ऑफ वर्ड्स बट द एंटायर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफरेंट। कंपनी सब्जेक्ट टू मैट, जो अपने प्रोफेशनल में कवर्ड है। ओके, अगर हम एएमटी की बात करते हैं तो वहां पे बाकी के असेसीज कवर्ड है। ओके, अब अगर हम बाकी के असेसीज की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन केस ऑफ फर्म और एलएलपी, okay, AMT is applicable in all cases. AMT is applicable in all cases, my dear students. Okay, AMT is applicable. Okay, yes. Up in case of individual HUF, my dear students, in case of individual HUF, okay, check करो कि आपका ATI कितना है, एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है। ओके, नाउ हाउ टू कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। इसके पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी। ओके, नाउ इन केस ऑफ AMT, माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ AMT, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes, there is one important point, my dear students. यहाँ पे उनका क्या कहना है? Not available where option has been exercised under 115 BAC BAD. Okay, तो BAC और BAD में क्या किया है? ऑप्शन 2 दिया है, ये इंडिविजुअल के लिए, ये HUF के लिए। अगर आप इसका बेनिफिट लेते हो तो आपको AMT एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट 115 BAC 115 BAD को एप्लीकेबल नहीं है AMT। आगे अवेलेबल, ओके, AMT किसको अवेलेबल है? अगर आपने 10 AA 35 AD और 80 H to 80 RRB, ओके, मैं अगर आपने क्या किया है, डिडक्शन क्लेम किया है, तो मतलब इट इज एप्लीकेबल टू 10 AA 35 AD 80 H to 80 RRB। ATP को भी वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब AMT इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू हैव टेकन बेनिफिट्स अंडर दिस सेक्शंस एंड AMT इज एप्लीकेबल इफ यू हैव टेकन बेनिफिट अंडर दिस सेक्शंस, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, हाँ, यस माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, इट इज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, माय मिस्टेक। ओके, यस, 115 BAD HUF के लिए नहीं, सॉरी, इट इज कवर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अगर हम AMT की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP। ओके, फर्म और LLP को एप्लीकेबल है इन ऑल केसेस, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्म, बाकी सारे एसएससीज के लिए, कंपनी को तो एप्लीकेबल नहीं है, तो बाकी सारे एसएससीज के लिए एप्लीकेबल करने के लिए हमें एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करने की जरूरत है। ओके, अब एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने 115 BAC BAD या ATP के अंडर अगर आपने बेनिफिट लिया है तो AMT इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने 10 AA 35 AD 80 H to 80 RRB अगर इनका बेनिफिट आपने लिया है तो आपको AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे लेट्स गो अहेड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप इंडिविजुअल HUF AOP BOI हो तो बिफोर डिसाइडिंग कि आपको AMT एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू। कैलकुलेट योर नॉर्मल इनकम अंडर इनकम टैक्स प्रोविजंस। सो आपने क्या किया? नॉर्मल नेट टोटल इनकम कंप्यूट किया। ओके, इस नॉर्मल नेट टोटल इनकम को ये जो भी डिडक्शंस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐड बैक कर दो। मतलब इसका बेनिफिट आप मत लो और फिर आपका इनकम जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब आपने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वो पहले क्या कर दो, आप ऐड बैक कर दो। मतलब यहाँ पे इस नॉर्मल NTI को आप ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो यू द डिडक्शन दैट यू हैव टेकन अंडर सेक्शन 10AA। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने क्या किया है, आपने जो
लेस किया है 35 एडी के अंडर, वो आप क्या कर दो, एड बैक कर दो। आपने जो डिडक्शंस लिए हैं अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB, अगर ATP आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ATP तो वैसे भी कवर्ड नहीं है, बराबर है ना, तो ATP आपको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आप इसको लेस कर सकते हो। ओके, फिर जो आएगा इट वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टेड टोटल इनकम। Okay, this would be what, my dear students? This would be adjusted total income. Okay, my dear students, let's go ahead further. और अगर आपका, my dear students, अगर आपका adjusted total income, okay, यहाँ पे जो ये लिखा है ना, 1 मिनट, ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत है my dear students, इसको आप इरेज कर दो। ओके, यस। नाउ ये जो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम माय डियर स्टूडेंट्स इज अप टू 20 lakhs, मतलब 20 लाख या 20 लाख से कम है, तो आपको AMT एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम माय डियर स्टूडेंट्स इज मोर देन 20 lakhs, देन यू हैव टू गो टू AMT। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल स्वीट है, बहुत ईजी है। ओके, क्या देखा हमने? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस? कंपनी, फर्म, LLP, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AGP। कंपनी को एप्लीकेबल नहीं क्योंकि उनको मैट प्रोविजन है। फर्म और LLP का ATI कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर केस में AMT एप्लीकेबल है। ओके, इंडिविजुअल, HUF, BOI को अपनी को एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड आउट करने की जरूरत है। ओके, एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड आउट करते वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि AMT 115 BAC, BAD, ATP को अगर कवर होंगे तो आपको AMT नहीं मिलेगा। 10 AA, 35 AD, 80H टू 80 RRB में अगर आप कवर्ड है तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स AMT का बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल नेट टोटल इनकम माय डियर स्टूडेंट्स। यू हैव टू कंप्यूट नॉर्मल नेट टोटल इनकम। इसमें से आपने जो ऊपर बेनिफिट्स लिया है वो आपको ऐड बैक करना है, मतलब बिना ये बेनिफिट्स लिए आपका इनकम कितना आता है, उस पर कितना टैक्स आया है, ये कंप्यूट करना है, और इस बेनिफिट, इस डिडक्शंस के वजह से आपका कितना टैक्स आता है ये कंप्यूट करना है, और रेस्ट बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, 10 AA, 35 AD, 80H टू 80 RRB आपको क्या कर रहा है? आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहा है एज रिडक्शन, बराबर है ना। तो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि हम हमारी तसल्ली के लिए आप क्या करेंगे? आपने तो आपका इसका बेनिफिट ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दिया और आपने आपका टैक्स कंप्यूट कर दिया, बराबर है ना। हम हमारे तसल्ली के लिए क्या करेंगे? ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हुए डिडक्शंस हम एड बैक कर देंगे। ओके, फिर टैक्स कितना आता है कंप्यूट करेंगे, और जो बैलेंस है ना, बैलेंस को हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ट्रीट करेंगे। अगर आपका ATI अप टू 20 लाख है तो AMT एप्लीकेबल नहीं है, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको AMT एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ टू कैलकुलेट AMT? ओके, कैलकुलेशन ऑफ AMT, एप्लीकेबिलिटी तो देख लिया हमने। ओके, हमने एप्लीकेबिलिटी तो देख लिया, अब कैलकुलेशन ऑफ AMT माय डियर स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 1, वेरी 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 सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। स्टेप 1, ओके, उनका क्या कहना है माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट माय डियर स्टूडेंट्स। आप पहले क्या करो? कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। ओके, कैलकुलेट normal tax liability on net total income। ओके, आपका ये जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है ना यहाँ पे, ओके, आप इस पे नॉर्मल NTI पे आप क्या करो? आप टैक्स कंप्यूट करो, ठीक है, नॉर्मल NTI पे आपका टैक्स कंप्यूट करो। फिर स्टेप 2, आपके पास एडजस्टेड टोटल इनकम है, इस एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप चार्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स 18.5% ऑफ टैक्स। कितना? 18.5% ऑफ टैक्स। ओके, इसमें क्या इंक्लूडेड है? इसमें सेस और सरचार्ज भी इंक्लूडेड है।
ओके, सेस और सरचार्ज भी इंक्लूडेड है। फ्लैट रेट उन्होंने बोला है एएमटी कितने पे, 18.5% पे। ओके, बट इफ ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज 9% हो जाएगा इफ योर यूनिट इज इन व्हाट, आईएफएससी, मतलब एसईजेड में अगर आपका यूनिट है तो आपको एएमटी 9% से एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नाउ स्टेप 3 माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप 3, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अगर नॉर्मल टैक्स इन दोनों को, सो व्हाट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी, योर टैक्स लायबिलिटी विल बी माय डियर स्टूडेंट्स, योर टैक्स लायबिलिटी विल बी, ओके, नॉर्मल टैक्स अंडर स्टेप 1 और AMT under step 2. This is nothing but AMT. Okay, whichever is higher, whichever is higher will be your tax liability, my dear students. Okay, okay. अब एसएससी ने क्या बोला, एसएससी ने क्या बोला, ये धंधे अच्छे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले तो आपने हमको क्या बोला कि 10AA में आपको डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखेगा, 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, आपको 80H 80RRB में मिलेगा, और धीरे से आपने AMT इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे क्या बोला है, फ्लैट 18.5%, राइट। और उस पर आप क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल टैक्स और AMT विचएवर इज हायर। यहाँ पे तो आपने हमको पागल में निकाला। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है, रुक जाओ एसएससी, रुक जाओ एसएससी, ओके, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल, डू नॉट वरी, हम है ना, हम है ना। तो एसएससी ने बोला तुम हो इसीलिए तो गम है, तुम है तो इसीलिए तो गम है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बोला गम मत करो, गम मत करो, हम आपको इसमें से एक सॉल्यूशन देंगे, इसमें से भी हम आपको एक बेनिफिट देंगे। ओके, व्हाट इज द बेनिफिट माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब व्हाट डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नॉर्मल टैक्स और AMT विचएवर इज हायर दैट बिकम्स योर टैक्स लायबिलिटी। और इफ you pay normal tax, okay, see, understand, yes, if you pay AMT, okay, तो नॉर्मल टैक्स पे आपको टैक्स पे करना चाहिए था, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके साथ क्या करी, आपके साथ AMT चिपका दिया आपके सर पे, बराबर है। तो ये जो आप एक्सेस पे कर रहे हो ना, ओके, सॉरी, इट शुड बी ऑपोजिट, वेट माय डियर स्टूडेंट्स, उल्टा लिखना चाहिए मुझे। ओके, अगर आप AMT पे कर रहे हो मतलब नॉर्मल टैक्स से AMT ज्यादा है, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 सिंपल। ओके, अंडरस्टैंड। अगर माय डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल टैक्स और AMT में AMT ज्यादा है तो यू पे AMT, राइट। फिर गवर्नमेंट, फिर एसएससी रो रहा है कि आपने हमको पागल में निकाला, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या दिखा के, आपने उसका बेनिफिट दिखा के हमको इन्वेस्ट करवाया और फिर अब हमसे AMT ले रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, एसएससी रो मत, मैं हूं ना। ओके, आप जितना AMT एक्सेस पे कर रहे हो नॉर्मल टैक्स से, ओके, इसका आपको AMT क्रेडिट मिल जाएगा, इसका आपको AMT क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, AMT भाई है तो AMT क्रेडिट बहन है, AMT भाई है तो AMT क्रेडिट बहन है माय डियर स्टूडेंट्स। और आगे क्या बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप, ओके, अगर आप किसी साल आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो, मतलब किसी साल अगर आपका नॉर्मल टैक्स और AMT नॉर्मल टैक्स ज्यादा आया तो आप AMT क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। आप कितना पे करोगे, नॉर्मल टैक्स माइनस AMT क्रेडिट, नॉर्मल टैक्स माइनस AMT क्रेडिट। और ये जो AMT क्रेडिट है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 15 AYs, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 15 AYs। कंफ्यूज मत हो। ओके, एक एग्जाम्पल एंड योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व। लेट्स, एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूं एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, से दिस इज ईयर 1। ओके, ईयर 1 में एसएससी का नॉर्मल टैक्स आया है, मानो नॉर्मल टैक्स उसका आया है मानो 80,000। ओके, और AMT में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स उसका आया है मानो 95,000। ओके, तो मुझे बताओ इस साल में उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हुई। स्टेप 1 आंसर 80,000, स्टेप 2 आंसर 95,000। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 विचएवर इज हायर बिकम्स योर टैक्स लायबिलिटी। सो यहां पे उसका टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा,
विच एवर इज हायर मतलब 95,000। अब एसएससी क्या बोल रहा है, एक्चुअली मुझे सिर्फ 80,000 भरना पड़ता, बट आपके एएमटी के चक्कर में जो आपको ये चूना लगाया है हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके वजह से हमको 95,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, मतलब हम एक्स्ट्रा 15,000 भर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिपार्टमेंट सेइंग, रो मत एसएससी, आपको ये 15,000 एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा, 15,000। ये इसको आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसका बेनिफिट आप 15 AYs को ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन टेक दिस बेनिफिट फॉर 15 AYs, ठीक है। अब ईयर 2 आया माय डियर स्टूडेंट्स, अब ईयर 2 आया, ओके, वेरी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मल टैक्स मेरा कितना आया माय डियर स्टूडेंट्स, से मेरा नॉर्मल टैक्स आया 85,000 और अब इस बार मेरा एएमटी आया 75,000। तो व्हाट वुड बी माय टैक्स लायबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी माय टैक्स लायबिलिटी, माय टैक्स लायबिलिटी वुड बी विच एवर इज हायर। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 85 या 75, इट वुड बी 85,000। और जब भी मैं 85,000 जब भी नॉर्मल टैक्स पे करूंगी, तब वहां पे एएमटी क्रेडिट का मैं बेनिफिट ले सकती हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, लेस आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एएमटी क्रेडिट, क्योंकि पिछले साल एएमटी की वजह से मैंने ज्यादा टैक्स पे किया। तो अब सवाल आया कि मैं कितना डिडक्शन ले सकती हूँ। मेरे पास एएमटी क्रेडिट का बैलेंस तो बचा है 15,000 रुपए, बट माय डियर स्टूडेंट्स वेरी केयरफुल, आप यहाँ पे एक्सेस टैक्स, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 10,000 रुपीज, ओके। तो आप यहाँ पे मैट क्रेडिट एएमटी, सॉरी, आप यहाँ पे एएमटी क्रेडिट कितना ले सकते हो, ये 10,000 या 15,000 विच एवर इज लोअर। सो आप 10,000 का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। तो ओके, सो यहाँ पे आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 75,000। मतलब उनका क्या कहना है, मैट क्रेडिट लेके आप एएमटी के नीचे नहीं जा सकते। ओके, भाई कभी बहन को धोखा नहीं दे सकता, भाई बहन एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एएमटी क्रेडिट उतना ही मिलेगा जितना आपका एएमटी है, एएमटी से कम आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं हो सकता। ओके, अब ये जो 5,000 बचे हैं ना, ओके, ये 5,000 का जो एएमटी क्रेडिट है, ओके, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एएमटी? Okay, yes or no? Yes. Okay, do you understand my dear students? Is it difficult? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं लिखने का मौका दूंगी। कम ऑन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिर सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स वी कैन हैप्पीली डिक्लेयर दैट योर इनकम टैक्स पोर्शन हैज कम टू एन एंड। ओके, यस। सो इफ यू आर अ पर्सन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंपनी हो एएमटी नॉट एप्लीकेबल, फर्म एलएलपी हो तो एएमटी इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या, नॉर्मल एनटीआई कैलकुलेट करो, उसमें आपने जो डिडक्शंस लिया है वो ऐड बैक कर दो। 10 AA, 35 AD, 80 H2, 80 RRB, 80P ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एएमटी में मिलता ही नहीं है। ओके, इसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। जो एटीआई आया, अगर ये एटीआई ओके अप टू 20 लाख है तो नो एएमटी, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विल बी एप्लीकेबल। ओके, अब अगर आपने एएमटी कैलकुलेट किया तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और नॉर्मल एनटीआई कैलकुलेट करो, मतलब आपकी एक्चुअली कितनी जिम्मेदारी है टैक्स की वो आ गई। स्टेप 2 में आपने एटीआई कैलकुलेट किया, उस पर डायरेक्टली 18.5% आप टैक्स कर लो तो आपका एएमटी आ गया। सो स्टेप 3 नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर। अगर आप किसी साल आपका एएमटी ज्यादा है और आप एएमटी पे करते हो तो एसएससी को क्या वादा किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आपने जो एक्सेस पैसा पे किया है ना एएमटी की वजह से, तो आपको वो एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा। और जिस साल आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो, हाँ, जिस साल नॉर्मल टैक्स पे करते हो, मतलब एएमटी क्रेडिट कैन बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम नॉर्मल टैक्स। ओके, भाई और बहन एक दूसरे के साथ क्या है, वो तो एक ही टीम है ना, वो एक दूसरे के साथ क्या एडजस्ट होंगे, राइट? एडजस्ट तो उनको नॉर्मल टैक्स के साथ करना है। ओके, एडजस्ट तो उनको नॉर्मल टैक्स के साथ करना है। तो आपका जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें से आप एएमटी क्रेडिट लेस करोगे। ओके, और ये जो एएमटी क्रेडिट है, ओके, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 15 AYs। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, और हमने जो एग्जाम्पल देखा, ईयर 1 में आपका नॉर्मल टैक्स आया 80,000
और आपका AMT आया 95,000, तो विच एवर इज हायर बिकम्स योर टैक्स लायबिलिटी 95,000 बिकॉज यू आर पेइंग AMT, आप 15,000 ज़्यादा पे कर रहे हो AMT की वजह से, तो AMT क्रेडिट मिल जाता है आपको 15,000 का। ईयर 2 में आपका नॉर्मल टैक्स आया 85,000 और आपका AMT आया 75,000, ओके, तो टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाता है 85 और 75 विच एवर इज हायर 85,000। अगर आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा AMT क्रेडिट का, ओके, बट AMT क्रेडिट का मेरा बैलेंस 15,000 है, तो क्या मैं पूरा 15,000 ले सकती हूँ? नहीं। उनका क्या बोलना है कि मिनिमम आपने जितना AMT है उतना तो पे करना ही पड़ेगा, मतलब आपको मिनिमम 10,000 का AMT क्रेडिट मिलेगा और आपको 75,000 तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, और AMT क्रेडिट जो बाकी बचा 5,000 है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे, ओके। यस, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेक दिस डाउन, कम ऑन। आई थिंक यहाँ तक आपने लिखा है कि अभी तक कुछ भी नहीं लिखा? आई थिंक कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद एक छोटा सा चार्ट पेंडिंग है, एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स इट फाइनली एंड्स। चलो फटाक से लिख लो। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो एट फर्दर। आई थिंक मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक छोटा सा पार्ट है टैक्सेशन इन केस ऑफ AOP BOI, इट कैन बी आस्क्ड फॉर MCQs एंड आई डू नॉट वांट यू टू लूज इवन 1 मार्क माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो टैक्सेशन of AOP or BOI. What is meant by AOP or BOI? AOP means association of persons. When एक से ज़्यादा persons, individuals एक साथ आते हैं तो उसको BOI कहा जाता है, body of individuals. अगर different kind of persons, individual along with firm, firm along with company, firm along with firm, तो उसको क्या कहा जाता है? association of persons. Okay? अब इनका deciding factor क्या है taxation के लिए? इनका deciding factor है कि इनका share, okay, share of members. ओके मतलब अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे मैक्सिमम टैक्स वसूल करेंगे। ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर शेयर ऑफ मेंबर्स नॉट नोन मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक साथ आ गए हैं बट उनके शेयर ऑफ मेंबर्स, उनका शेयर कितना है, किसका कितना शेयर है, कौन कितना शेयरिंग करेगा, नॉट नोन, तो हम वेट नहीं करेंगे आपके शेयरिंग के, एक्चुअल शेयरिंग के। ओके हम वेट नहीं करने वाले, हम टैक्स कंप्यूट करेंगे। ओके टैक्स क्या होगा? यस टैक्स क्या होगा? टोटल इनकम। ओके जो टोटल इनकम आया है AOP BOI का,
into, my dear students, 42.744%. How 42.744%, my dear students? मैं आपको बताती हूँ. Tell me, what is the highest slab rate? 30%. अबाउट 10 लाख होगा तो 30%. सो बराबर है. सो इस 30% को, my dear students, ओके 30, इस 30 को इन्होंने सरचार्ज ऐड किया. सरचार्ज का हाईएस्ट एनहांस सरचार्ज कितना है? 37%. सो 30 प्लस 37% किया. ओके और इस पे उन्होंने 4% का सेस ऐड किया. तो कितना हो गया? कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज 42.744%. इट इज नोन एज मैक्सिमम मार्जिनल रेट. It is known as maximum marginal rate. Very important for MCQs, my dear students. Directly पूछ सकते हैं अपने हाथ के मार्क्स से. अगर AOP BOI है और अगर उनके शेयर ऑफ मेंबर्स हमको पता नहीं है, नॉट नोन, शेयर ऑफ मेंबर्स नॉट नोन, इन दैट केस उनका टोटल इनकम ले लो इंटू 42.744%, 30 प्लस 37% का सरचार्ज और इन टोटल पे 4% का सेस अगर आप करते हो तो इसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहा जाता है. अगर शेयर ऑफ मेंबर्स नोन है, अगर शेयर ऑफ मेंबर्स नोन है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस ओके जो उनको मेंबर्स मिल रहे हैं, ओके ऑल मेंबर्स, ओके अगर जो मेंबर्स है अगर उनका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है या कम है, हमको वो देखना है. ओके मतलब ऑल मेंबर्स हैविंग टोटल इनकम, ऑल मेंबर्स ना बोला है मैंने, ऑल मेंबर्स हैविंग टोटल इनकम अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ओके मतलब अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब उससे ज्यादा नहीं है. अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ऑल मेंबर्स का इनकम अगर अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो क्या होगा? क्या होगा? एज पर स्लैब लाइक इंडिविजुअल्स. ओके एज पर स्लैब्स लाइक इंडिविजुअल्स. बट अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स टैक्स वुड बी व्हाट? 100% इनकम, टोटल इनकम लिख देती हूं, टोटल इनकम इंटू 42.744%. 42.744%, my dear students. And this 42.744%, my dear students, means maximum marginal rate. It is known as maximum marginal rate. Okay? इस पे MCQs आपको पूछ सकते हैं. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओके प्लीज इसको जॉट डाउन कर लीजिए. And my dear students, I can happily announce now that your portion of Income Tax Act of taxation laws of CS executive has finally ended. Okay my dear students? Yes. So अब बचता है आपका कस्टम्स. ओके सो कस्टम्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेरी सून. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, yes, take care and bye bye and hope to see you soon. Okay, further as you progress, as you go ahead to the other levels of your lives, my dear students, feel free to contact. अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कभी भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहा तो यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच and your association with you has indeed been a lot of pleasure. Okay, yes my dear students.